हेडिंग दीजिए एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर्स लॉ या फिर एम्पियर सर्कुटल लॉ। जैसा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का लॉ है। गॉस का लॉ कहाँ यूजफुल होता है? तो जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी हो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना हो तो गॉस का लॉ यूज करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर यूनिफॉर्म करेंट कैरिंग कंडक्टर हो, यूनिफॉर्म करेंट कैरिंग कंडक्टर हो और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। क्या निकालना हो? मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तब हम लोग एम्पियर का लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एम्पियर का लॉ। सर्कुलर रिंग भी एक यूनिफॉर्म बॉडी था, लेकिन वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं वह बायोट सेवर्ट लॉ से। कहाँ से निकाले हैं? बायोट सेवर्ट, जो कि करंट एलिमेंट के लिए है। और यूनिफॉर्म करंट कहीं भी रहे तो उसके लिए अब क्या यूज करेंगे? एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। गॉस के लॉ का इक्वेशन आप लिखते थे सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यहाँ पर एम्पियर के लॉ में आएगा सर्कुलर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के बदले मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी डॉट, यहाँ पर एरिया वाइज इंटीग्रेशन, यहाँ पर लेंथ होगा। क्या होगा? लेंथ होगा। यह आता था क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट के बदले मैग्नेटिज्म में क्या बोलते हैं? म्यू नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट को यहाँ क्या बोला जाता है? म्यू नॉट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ का कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन इधर का 4 और इधर का 4 हटा लीजिए तो 1/एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट म्यू नॉट रहा करेगा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह पे म्यू नॉट, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट आई और चार्ज इनक्लोज तो करंट भी इनक्लोज। तो यह इक्वेशन अपना आ गया एम्पियर्स लॉ का, सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। म्यू नॉट एयर का परमिटिविटी और आई इनक्लोज जो है वह जो लूप होगा, क्या होगा? लूप, क्लोज्ड लूप होगा, उसके अंदर का करंट होगा, उसके अंदर का। जब हम लोग यह गॉस का लॉ यूज करते थे तो यह एप्लीकेबल था 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए। किसके लिए? क्यूब वगैरह, स्फेयर, सिलेंडर वगैरह के लिए आप गॉस का लॉ यूज करते थे तो था 3 डायमेंशनल। फॉर्मूला में एरिया वाइज इंटीग्रेशन मतलब 2D वाइज, कि नहीं? तो 2 है लेकिन सरफेस कैसा चाहिए? 3 डायमेंशनल चाहिए। तो यहाँ पर तो DL मतलब लेंथ है, 1D है, तो यहाँ जो लूप लेंगे वह कैसा होना चाहिए? 2 डायमेंशनल। जितना डायमेंशन है यहाँ एक्चुअल उसका 1 डायमेंशन ज़्यादा, तो लेंथ 1 डायमेंशनल। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल मतलब सर्कुलर प्लेट वगैरह, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, कोई भी हेक्सागनल हो जाए और यह प्लेट जैसा हो जाए जिसके पास क्या हो? एरिया हो। क्या हो? इसके पास था वॉल्यूम इंटीग्रेशन एरिया वाइज, इसके पास होगा एरिया इंटीग्रेशन लेंथ वाइज। समझ में आई बात क्या? तो अपने पास एम्पियर लॉ के लिए कैसा बॉडी होना चाहिए? 2 डायमेंशनल। अभी एक किसी वायर का ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा? सर्कुलर। मान लीजिए यह आपका एक कंडक्टिंग वायर है तो इसके क्रॉस सेक्शन को कंसीडर कीजिए और यहाँ से कट कर ले तो यह पूरा क्रॉस सेक्शन अपने आप में एक प्लेन कहलाएगा। 2 डायमेंशनल को क्या बोलेंगे? प्लेन कहलाएगा। और इस कंडक्टर में जो करंट होगा वह ऐसा सरकमफ्रेंस वाइज नहीं, पूरा प्लेन कंडक्टर है तो करंट या तो बाहर की तरफ जाएगा तो पूरा क्रॉस सेक्शन में आई अमाउंट का करंट, अंदर गया तो पूरा क्रॉस सेक्शन में अभी भी आई अमाउंट का करंट। तो सब जगह तो नहीं दिखा सकते हम, यहाँ पे यदि डॉट करके और आई लिख दे मतलब पूरे इस लूप से आई अमाउंट का करंट किधर आ रहा है? बाहर, और क्रॉस करके दिखाए रहते तो किधर जाता?
अंदर जाता है। और यदि इस लूप के लिए, इस लूप को हम लोग बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं? गॉस लॉ में जो 3 डायमेंशनल सरफेस यूज करते थे उसको बोलते थे गॉसियन सरफेस, और एम्पियर लॉ में जो 2 डायमेंशनल प्लेन यूज करेंगे उसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। और इस एम्पियर के लॉ से इक्वेशन आएगा सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड बी, जो यह करेंट कैरिंग कंडक्टर है अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वह बी हो गया। यदि करंट बाहर है और हम लोग करंट के डायरेक्शन में चले तो लेफ्ट साइड में डॉट, और मेरे लिए यह राइट है तो राइट साइड में क्रॉस, और एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड केवल लेफ्ट और राइट होगा कि ऊपर भी? ऊपर भी, तो वह सर्कुलर रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप का रहता है? और इधर यदि आप बोल रहे हो कि क्रॉस, मतलब इधर का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब नीचे जाता हुआ, और वही फील्ड यहाँ जाके डॉट मतलब ऊपर जाता हुआ, यहाँ पे वह मैग्नेटिक फील्ड मेरे लिए राइट और नीचे की तरफ वह लेफ्ट होगा। होगा या नहीं होगा? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ करेगा। तो बी आप समझ गए कि कंडक्टर के कारण जो वह अपने सराउंडिंग में जनरेट करेगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है एयर का परमिएबिलिटी, और आई नॉट इस लूप के अंदर में जितना भी करंट है। यदि आई करंट पास करे तो आई इनक्लोज के बदले आई 10 एम्पियर रहे तो 10 एम्पियर, 20 रहे तो 20। एक बचा आपका वेक्टर डी एल। वेक्टर डी एल, वेक्टर डी एल क्या है? या इंटीग्रेशन डी एल बोले तो जितना भी स्मॉल एलिमेंट डी एल है सबका सम, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द लूप, टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप। गॉस लॉ में ई डॉट डी ए करते हैं तो डी ए का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका? गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ इंटीग्रेशन डी एल का मतलब टोटल लेंथ किसका? एम्पीरियन लूप का होगा। यदि लूप का रेडियस आर है तो टोटल लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं होगा? अब रही बात कि डीएल के ऊपर वेक्टर है, डीएल के ऊपर वेक्टर है, करंट लेंथ वाइज है या एरिया वाइज है? एरिया वाइज है। पूरे एरिया से बाहर की तरफ आ रहा है, या क्रॉस रहता था पूरा एरिया से अंदर की तरफ। डीएल यदि वेक्टर फॉर्म है तो इसके लिए क्या कन्वेंशन है? तो आप डीएल का कोई भी एक डीएल एलिमेंट कंसीडर कीजिए, और डीएल का खुद से क्या डायरेक्शन ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ले रहे हैं? यदि आप किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज डीएल सेलेक्ट कर लेते हो तो जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर, उसको पॉजिटिव लेंगे। उसको क्या लेंगे? और नहीं, यदि आप इस लूप का डायरेक्शन किधर ले लीजिए? क्लॉकवाइज, तो फिर बाहर वाला करंट पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव हो जाएगा। डीएल का डायरेक्शन क्लियर हुआ क्या? डीएल का खुद से डायरेक्शन क्या दे दीजिए। और यदि एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो जो भी आउटवर्ड करंट होगा उसको पॉजिटिव लेना होगा, इसका मतलब इनवर्ड को निगेटिव। यदि डीएल एंटी क्लॉकवाइज है तो डीएल के एंटी क्लॉकवाइज रहने पर पॉजिटिव कौन सा करंट? आउटवर्ड करंट। इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा कर लीजिए कि यदि डीएल एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के तब आउटवर्ड करंट पॉजिटिव ना होकर के, और यदि आउट निगेटिव है तो उस समय इनवर्ड को पॉजिटिव लेना होगा। लेना होगा या नहीं लेना होगा? एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अपने पास यह एक लूप है, प्लेनर लूप, रिंग जैसा नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइज करंट फ्लो किया। इस पूरे लूप में यदि 3 करंट कंसीडर कर ले, एक डॉट दे करके I1, क्रॉस दे करके I2, और फिर डॉट दे करके I3, इधर कहीं क्रॉस दे करके I4, और डॉट दे करके I5। और इस लूप के लिए हम लोगों को क्या लगाना है? एम्पियर का लॉ या एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट
वेक्टर डीएल, और डीएल का डायरेक्शन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, इस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है? 3 करंट इनक्लोज्ड है। तो पहला करंट जो है वह डॉट दिख रहा है, मतलब आउटवर्ड करंट है। और जब भी लूप आप लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट को पॉजिटिव, तो I1 पॉजिटिव में आएगा। I2 डॉट नहीं क्रॉस है, तो जब भी लूप एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट पॉजिटिव, उस समय क्रॉस, तो माइनस में I2, I3 फिर से डॉट है तो प्लस में I3, और बाहर वाला करंट शामिल नहीं होगा किसके कैलकुलेशन में? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल के कैलकुलेशन में। करंट केवल एम्पीरियन लूप के अंदर का करंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इसी लूप, इस लूप को एम्पीरियन लूप बोलिए या लूप का कुछ नाम दे दीजिए एल, तो यदि लूप एल से केवल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला जाए केवल, तो इस लूप के पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह करंट I1 के कारण भी, I2, I3, I4 और I5 हर एक करंट के कारण होगा। यदि इसको हम इक्वेशन 1 बोले और इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें, तो इक्वेशन 1 का जो LHS है, सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, उसमें केवल और केवल इनक्लोज्ड करंट शामिल करेंगे। लेकिन यदि इक्वेशन 1 के केवल मैग्नेटिक फील्ड बी को चेक करें इस लूप के थ्रू, तो बी के लिए इन और आउट दोनों करंट रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसा कि आपका गॉस लॉ में भी होता था कि ई डॉट डी ए में केवल इनक्लोज चार्ज, जबकि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह का चार्ज हम लोग कंसीडर करते थे या नहीं करते थे? समझ पाए क्या? हेडिंग देने के बाद नीचे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। इसको जरा देख के बोलिए कि इसको लाइन इंटीग्रेशन बोलेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन? लाइन इंटीग्रेशन, क्योंकि लेंथ है, यहीं पर एरिया रहता तो सरफेस इंटीग्रेशन किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन सरफेस इंटीग्रेशन किस में लेते हैं? गॉस लॉ में। यहाँ पर भी मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है, जब आएगा उस समय देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ई डॉट डी ए रहता है, क्या रहता है? तो डी ए का इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ओवर अ इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड बाय द डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। या इसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, नहीं, ओवर अ क्लोज्ड प्लेन लूप, ओवर अ क्लोज्ड प्लेन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट, यहाँ पर 2 इंटू आई तो 2 टाइम्स करेंट, 3 इंटू आई तो 3 टाइम्स करेंट, तो म्यू नॉट इंटू आई, तो म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, म्यू नॉट टाइम्स द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड प्लेन सरफेस, नहीं सरफेस 3 डायमेंशनल हो गया, क्लोज्ड प्लेन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट इनक्लोज थ्रू द लूप। लिखना स्टार्ट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड प्लेन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट इनक्लोज्ड थ्रू द लूप, फुल स्टॉप देकर के डेट इज, जो बॉक्स लिखा हुआ है इक्वेशन 1 वाला पूरा लिख लीजिए। सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, बॉक्स में डाल करके उसको इक्वेशन 1 बोलिए। नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। टू यूज एम्पियर्स लॉ वी असाइन ए डबल एस आई जी एन असाइन अ डायरेक्शन टू द लूप, फुल स्टॉप दे करके, इफ द डायरेक्शन ऑफ द लूप इज considered anti-clockwise, comma then the current towards the viewer is taken as positive, then the current towards the viewer 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 is taken as positive। एंटी क्लॉकवाइज के लिए टुवार्ड्स द व्यूअर, इसका मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर, निगेटिव होगा वो लिखा नहीं रहे आप, यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि नहीं?
एंड वाइस वर्सा, कि एंटी क्लॉकवाइज ना लेकर के क्लॉकवाइज ले ले तो टुवर्ड्स द व्यूअर पॉजिटिव के बदले नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स उस केस में अवे फ्रॉम द व्यूअर पॉजिटिव होगा। बगल में यह राइट साइड वाला फिगर दिखा दीजिए, एम्पीरियन लूप नाम दीजिए, करेंट आई और एक डीएल दिखा करके डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखा लीजिए। एग्जाम्पल करके लेफ्ट साइड में जो नीचे फिगर है वह ड्रॉ कर लीजिए, जो इक्वेशन डाला हुआ है वह लिख लीजिए। नीचे स्टार करके पॉइंट लिखिए, नोट डैट इन इक्वेशन 1 व्हेन वी कैलकुलेट सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ओनली द इनक्लोज्ड करेंट विल बी कंसीडर्ड, सेमीकोलन का साइन दे करके, बट व्हेन वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी ओनली थ्रू द एम्पीरियन लूप बोथ इनक्लोज्ड current and outside current will be considered। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ का टोटल 4 एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आउटसाइड और इनसाइड दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1 एप्लीकेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर है। वायर के कारण जो पहला हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वह वायर के आउटसाइड पॉइंट पर, तो ए में लिखते हैं एट एन आउटसाइड पॉइंट, और आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग x कंसीडर करेंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस x from the axis of the wire। आपके पास यह एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इस पूरे में आई अमाउंट का करंट नीचे से ऊपर और यह लाइन कहलाएगा इस वायर का एक्सिस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस दिया है आर, और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और इसके लिए हम लोग एम्पियर के लॉ का यूज करेंगे। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ से होकर के एक एम्पीरियन लूप पास करवाएंगे। तो इसको अब सेंटर जैसा कंसीडर कर ले, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक क्या पास करवाएंगे, एम्पीरियन लूप, जिसका शेप सर्कुलर रिंग होगा या सर्कुलर लूप होगा। सर्कुलर लूप होगा कि नहीं होगा, मतलब प्लेट जैसा कि नहीं। और यह जो सेक्शन है आपका अंदर वाला, इसी सेक्शन में करंट फ्लो करेगा कि नहीं, कितना अमाउंट का, आई अमाउंट का, जिसका रेडियस रहेगा स्मॉल आर, इस सेक्शन का रेडियस रहेगा। तो आप चाहें तो यहाँ वह भी दिखा ले सकते हैं कितना रेडियस, और ये पूरे में करंट कितना है आई, कहीं एक जगह दिखा ले। कंडक्टर का करंट ऊपर जा रहा है तो यह करंट भी ऊपर, यहाँ पर बाहर कंसीडर कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। एम्पीरियन लूप में डायरेक्शन कैसा कंसीडर कर ले, एंटी क्लॉकवाइज,
या केबल डायरेक्शन होगा या करंट का डायरेक्शन। करंट आपका बाहर हो सकता है या फिर अंदर हो सकता है। इसी कंडक्टर को ऐसा बोर्ड पे ना रख करके ऐसे रख दे तो करंट आप लोगों की तरफ। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। बी निकालना है तो बी को बाहर ले लें कि नहीं। और ज़रा एक बार देख लीजिए, यहाँ से यदि आप लूप लिए रहते तो वह लूप ऐसा सर्कुलेट करता है और स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर होता है कि नहीं। तो उस सर्कल पर कोई भी डीएल लेंथ कट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। तो बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो 1, तो अब वेक्टर हट गया, सीधा बी आया सर्कुलर इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट के बदले म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। किसके अंदर इनक्लोज्ड? एम्पीरियन लूप के अंदर। इस लूप को क्या बोलेंगे? तो लूप के अंदर टोटल कितना करंट है? आई करंट है, तो आई के बदले आई, बी के बदले बी इंटू सर्कुलर इंटीग्रेशन डी एल। किसका टोटल लेंथ? एम्पीरियन लूप का, जिसका रेडियस कितना है? एक्स है। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई, आर के बदले 2 पाई एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से बी आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। क्या आ जाएगा? तो लॉन्ग वायर के आउटसाइड पॉइंट पर बी आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। पहले से आप जानते आए हैं बायोट सबहट से कि यदि करंट का रिंग लॉन्ग वायर हो तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अभी कंडक्टर से आउटसाइड डिस्टेंस आर ना होकर के एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर के बदले केवल यहाँ पर एक्स हो जाएगा। बी का एक्स के साथ इन्वर्स रिलेशन, और इन्वर्सली का ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक चांद जैसा यही ग्राफ होगा या नहीं होगा? निपटाइए। चलिए अब थोड़ा क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज लूप के डायरेक्शन को वापस से समझिए। अभी जो आप बोर्ड पे लिए हो उसमें करंट किधर था? अपवर्ड यदि हम लोग चले तो यह मेरे राइट में पड़ेगा, और राइट में कैसा फील्ड आता है? क्रॉस फील्ड। तो जो सर्कल बनेगा यहाँ के पॉइंट पर, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, और मेरे लिए अंदर मतलब उधर जाएगा आप लोगों की तरफ कि नहीं। और यदि यह एरो आप लोगों की तरफ, तो यह एरो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट क्या लिए? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में बी किधर? अंदर की तरफ आप लोगों की तरफ, और डीएल भी किधर? अंदर की तरफ कि नहीं। और यदि इस लूप का डायरेक्शन बी तो अंदर ही रहेगा, लेकिन लूप को क्या ले लेते? क्लॉकवाइज ले लेते। क्या ले लेते? तो बी डॉट डी एल के आगे क्या लगता है? माइनस, और इधर का करंट भी क्या रहता है? फिर माइनस माइनस कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट आपका वही आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स कि नहीं आता है। अब बी पार्ट में कहाँ के पॉइंट पर? एट एन इनसाइड पॉइंट। करंट कैरिंग वायर के लिए ही कहाँ पे? एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पे। आउटसाइड डिस्टेंस एक्स, तो इनसाइड भी एक्स ही लेंगे। स्फेयर के लिए आउटसाइड डिस्टेंस एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, और इनसाइड डिस्टेंस भी एक्स ही बोले हैं, जो कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में आता है के क्यू एक्स बाई आर क्यूब कि नहीं आता है। एट एन इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट मतलब एक्स वाज ग्रेटर देन आर, एक्स वाज, यह जो एक्स है वह आर के रिस्पेक्ट में बड़ा है, और यहाँ पर एक्स जो होगा वह आर के रिस्पेक्ट में एक्स लेस देन आर। और यह जो भी एक्स मेजर किए हैं वह वायर के एक्सिस से, वायर के। इस बार थोड़ा मोटा वायर दिखाएं ताकि रेडियस वगैरह दिखाने में सब आसानी हो। यह पूरा आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक
करंट कैरिंग वायर है, यह वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस और सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। यहाँ पर क्या करना है, सेंटर से नहीं एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ से होकर के एम्पीरियन लूप पास करवा ले कि नहीं, और इस येलो वाले लूप को बोलेंगे एम्पीरियन लूप। यहाँ पर बीच का एरिया हॉलो है कि सब सॉलिड है, सब सॉलिड वायर है, सब कैसा वायर है, सॉलिड है। और पूरा इस सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कितना अमाउंट का करंट, आई अमाउंट का, कहीं यहाँ दिखा देते हैं, पूरे में नीचे से ऊपर की तरफ कितना करंट, आई करंट है। यूजिंग एम्पियर्स लॉ सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, बी फिर से कहाँ चला जाएगा, बाहर, सर्कुलर इंटीग्रेशन डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, किसके अंदर इनक्लोज्ड, एम्पीरियन लूप। बिगर लूप जो ऐसा सर्कल फॉर्म होगा, उस बिगर लूप में कितना करंट, आई करंट है, तो स्वाभाविक है कि ये स्मॉलर में जो होगा वह आई से क्या होगा, कम होगा। और उस करंट को निकालेंगे कैसे, तो पूरा बिगर लूप में जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है वह उस लूप के लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है या एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया वाइज। इस पूरा एरिया होते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आई करंट, और बिगर का एरिया कितना, पाई आर, एरिया में कितना करंट, तो यूनिट एरिया में आई बाई पाई। तो स्मॉलर यह लूप रिंग है कि यह भी प्लेन है, प्लेन में कट किए हैं सर्कल, तो अभी क्या बनेगा, प्लेन। उसका एरिया पाई, एक्स स्क्वायर में कितना करंट, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई कैंसिल, आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो आई इनक्लोज्ड आप डालिएगा आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बी के बदले बी या तो निकालना है सर्कुलर इंटीग्रेशन डीएल, मतलब टोटल लेंथ किस लूप का, एम्पीरियन लूप का। एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना है, एक्स है, तो लेंथ टोटल क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एक एक्स और एक एक्स। बी यहाँ से आया म्यू नॉट आई म्यू नॉट बाई 2 पाई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। इसको इस फॉर्म में याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसलिए इसका हम फॉर्म चेंज करके यहाँ लिखते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई। यह फॉर्मूला किसके लिए, लॉन्ग वायर के कारण बाहर में आर डिस्टेंस पर इंटू एक्स बाई आर इंटू एक आर यहाँ रहने दिए और एक आर एक्स के डिवाइड में। तो अब यह आपको इजीली याद हो जा सकता है, यह बी कहाँ के लिए, इनसाइड। बी कहाँ के लिए, इनसाइड, लॉन्ग वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू एक्स बाई आर। म्यू नॉट आई 2 पाई और यह दोनों आर कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट रहेगा। एक्स जो है वह वेरी करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के आर तक कि नहीं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड का एक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ से पता चला कि बी इनसाइड, लॉन्ग वायर के अंदर के पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वह एक एक्सिस से जो डिस्टेंस एक्स है उसके। तो बी वर्सेस एक्स ग्राफ यदि ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कहाँ तक, एक्स इक्वल्स टू आर तक, और उसके बाद क्या हो जा रहा है, इनवर्सली। तो ग्राफ इसके बाद हाइपरबोलिक आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। ऐसा ही स्फेयर में आता था, सेंटर पे कितना 0, जैसे जैसे बढ़ते थे सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
वायर के लिए इन्वर्सली एक्स के होगा एक्स स्क्वायर के, लेकिन ग्राफ का शेप इन्वर्सली के लिए हमेशा हाइपरबोलिक ही होगा या नहीं होगा। यहाँ से एक चीज और पता चला, जैसे स्फीयर के यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इसी तरह लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और सरफेस के लिए जैसे ही एक्स इक्वल्स टू आर पुट करेंगे, सरफेस के लिए एक्स इक्वल्स टू या कैंसिल तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आ जाएगा। और जैसे ही आप एक्सिस पे आ जाइए, कहाँ आ जाइए एक्सिस पे, तो एक्सिस के लिए एक्स का वैल्यू तो बी एक्सिस क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। तो लॉन्ग वायर के एक्सिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड सिंस एट एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0 होता है नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन या अपोजिट न प्रोजेक्ट करके बाकी किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट कीजिए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसका मतलब है कि एक लॉन्ग वायर के एक्सिस के एलोंग, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, किसी भी चार्ज बॉडी को आप प्रोजेक्ट करें तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी का ही वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। वह स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्ट किया हो तो वैसा ही जाता रहेगा, जाएगा या नहीं जाएगा। समझ में आई बात क्या? यह सारा डाटा आपको याद रखना होगा कि किसी भी लॉन्ग वायर के आउटसाइड एक्स डिस्टेंस पर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, इनसाइड एक्स डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू एक्स बाई आर, जहाँ आर क्या रहेगा उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस रहेगा और एक्स रहेगा इनसाइड डिस्टेंस कि नहीं। आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड का एक्स के साथ इन्वर्स रिलेशन तो ग्राफ हाइपरबोलिक, और इनसाइड वाला का डायरेक्ट रिलेशन तो स्ट्रेट लाइन, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 मिला करेगा। इसका मतलब पूरा लॉन्ग वायर के कारण, किसके कारण, बी वर्सेस आर या बी वर्सेस एक्स ग्राफ, यदि रेडियस को कैपिटल आर बोल ले और आउटसाइड डिस्टेंस को स्मॉल आर और इनसाइड को भी स्मॉल आर तो बी वर्सेस आर, और नहीं यदि डिस्टेंस को एक्स बोले तो बी वर्सेस एक्स ग्राफ फॉर करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या वायर बोथ इनसाइड और एक ही साथ दिखाएं तो यह बी वर्सेस एक्स ग्राफ एक्सिस के लिए जब एक्स 0 है तो 0, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ तक, और उसके बाद हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक इसके लिए एक्स ग्रेटर देन आर के लिए, और यह स्ट्रेट लाइन किसके लिए एक्स लेस देन आर के लिए। समझ में आई बात क्या?